नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम इमरजेंसी प्रोविज़न डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसे लगता है, राष्ट्रपति पे इसमें क्या क्या पावर होती हैं और जो बाकी अन्य पावर्स होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस पर कैसे विचार करा जाता है। दूसरी चीज, आज हम इसको क्रिटिक्स जो भी हैं इमरजेंसी प्रोविजन के, उसको भी करके इस पूरे चैप्टर को ही ओवर आउट कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोक्लेम करते हैं, तीनों इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करते हैं और ये तब प्रोक्लेम करी जाती है जब सिचुएशन, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, स्टेबिलिटी है कंट्री की, वो खराब हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब आरबीआई पे पैसा खत्म हो जाए या सरकारों पे जो अपना धन है वो खत्म हो जाए और ऐसी कुछ दुविधा हो जाए, जैसे 1991 के दौर में ये बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई थी कंट्री के लिए। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे और नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी। तब वित्तीय आपातकाल आ सकता था लेकिन आया नहीं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जब हमारी फाइनेंशियली जो हमारा आर्थिक लाभ है वो बहुत कम हो जाए और हमारा अस्तित्व रहना, स्टेबिलिटी को मजबूत बनाने में सक्षम ना हो, तब वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा होती है और आर्टिकल 360 के तहत इसको लगाया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। पहले क्या होता था दोस्तों, 1975 कौन सा दौर? इंदिरा गांधी जी का दौर, नेशनल इमरजेंसी का दौर। इसमें क्या होता था, अगर वित्तीय आपातकाल मान लो राष्ट्रपति जी ने लगा दिया तो उनके जो डिसीजन है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता उस डिक्लेरेशन को। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978, जो भी इस अमेंडमेंट में दोस्तों गलतियां थी, जो भी इस 1975 में गलतियां थी, उसको 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ठीक करा गया। इसमें क्या करा गया दोस्तों कि जो भी इमरजेंसी लगाई जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी, वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं हो सकती। मतलब जुडिशियल रिव्यू उससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है दोस्तों वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू ज्यादा पावरफुल है। तो अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम करेंगे राष्ट्रपति तो उसकी पूरी जांच होगी कि ये मेलाफाइडे बेस पर या बोनाफाइडे बेस पर लगाई गई है, किस, अगर अपने प्रॉफिट के लिए लगाई गई है उस सरकार के द्वारा तो पूरी जांच होगी और कोर्ट उस पर दिशा निर्देश देगा दोस्तों। अब इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि बाकी सबका पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जो सेम प्रोसीजर हमारा स्टेट इमरजेंसी का है, मतलब प्रेसिडेंट रूल का है, पूरा सेम प्रोसीजर वही फॉलो होता है अप्रूवल के टाइम। सुनते रहिएगा ध्यान से कि आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट से 2 महीने के अंदर अप्रूव करानी होगी। कैसे? मान लीजिए कि आज 25 तारीख, आज 26 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 26 तारीख को इमरजेंसी लगी, तो दोस्तों 2 महीने 26 जुलाई तक अप्रोक्सीमेटली इसको पास होना पड़ेगा पार्लियामेंट से, मतलब राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी दोस्तों। तो और अगर मान लीजिए लोकसभा इस टाइम डिसॉल्व है, चल नहीं रही है, तो लोकसभा बैठेगी, मान लीजिए 29 जून को लोकसभा बैठी, तो 29 जुलाई तक इसका टाइम पीरियड होगा कि आप इसको पास करा लीजिए। जो इमरजेंसी के आपका जो प्रोविजन है उसको आप पास करा लीजिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस से। ठीक है, लोकसभा जिस दिन बैठेगी उससे 1 महीने का टाइम और मिलेगा। सेम प्रोसीजर हमारा प्रेसिडेंट रूल में भी ये लागू हुआ था। इसमें कहा जाता है, अगर मान लो मैंने आपको बताया था नेशनल इमरजेंसी, दोस्तों नेशनल इमरजेंसी एक बार लग जाती है तो वो मैक्सिमम अनलिमिटेड टाइम तक रह सकती है और स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल तक रह सकती है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार दोनों हाउसेस से अप्रूव्ड हो गई तो वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक रहेगी। मतलब नेशनल इमरजेंसी में आप 1 साल से अनलिमिटेड टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन आपको हर 6 मंथ में उसको आपको पास कराना होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं है। एक बार आपने लगा दी तो जब तक आपको उसको रिवोक नहीं करना है तब तक वो लगी रहेगी।
इसलिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, जैसे सबका मैक्सिमम पीरियड है आपको 6 महीने में अप्रूव तो करानी है ना। सेकेंड, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए हर 6 महीने में, जैसे और जो आपका स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी है उसमें हर 6 महीने में उसको पास कराना ही है। तो जो रेजोल्यूशन होगा इस फाइनेंशियल इमरजेंसी का रेजोल्यूशन, ठीक है दोस्तों, वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। इसमें कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ किस में चाहिए थी? नेशनल इमरजेंसी में। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग करते रहिए। सिंपल मेजोरिटी, जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट करें। मान लीजिए 100 लोग प्रेजेंट हैं तो 51 लोगों ने अगर सहमति दे दी तो सिंपल मेजोरिटी से ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी उस पर रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा। इसमें सेम बात लिखी गई है कि जो प्रोक्लेमेशन होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी का, उसको हटाने का सिर्फ एक ही आदमी पे उपाय है, जो हमारे सर्वोत्तम नागरिक हैं भारत के, वो हमारे राष्ट्रपति जी। वो जब चाहेंगे तब उसको हटा सकते हैं, इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। ये स्टेट इमरजेंसी की तरह ही प्रोविजन है दोस्तों, ठीक है। अब इफेक्ट देखते हैं कि भाई मान लो इमरजेंसी लग गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई देश में, वित्तीय आपातकाल, तो उससे जो राज्य सरकारें हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का, कि राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं, जो स्टेट लिस्ट है, उनका जो अपना पावर्स हैं, जो रूल्स हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा। पहला फर्स्ट पॉइंट, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी सेंटर की, वो डायरेक्ट करेगी, वर्ड देखिए डायरेक्ट करेगी किसी भी स्टेट को फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि आप ऐसे इसमें इतनी लागू करिए पॉलिसी, कुछ काम को ऐसे करिए, किसी काम को ऐसे करिए। तो अपने डायरेक्शन सेंटर देगा, केंद्र देगा स्टेट इमरजेंसी को दोस्तों। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर कहता है कि प्रेसिडेंट भी जिस बात को प्रेसिडेंट रखेंगे सेंटर के पास कि डायरेक्शन इस पे भी बनाई जाए, तो उस पर भी केंद्र डायरेक्शन बनाएगा। देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, आप पिछले शुरू से लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रेसिडेंट ही होगा, तो वो नॉमिनल हेड है, फिर वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे वही करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ है जो प्रेसिडेंट डायरेक्शन देंगे उसके हिसाब से चलना होगा दोस्तों। सेकंड पॉइंट, इसमें कहा गया है कि डायरेक्शन दी जाएंगी जो सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं ऑफ ऑल और एनी क्लास, किसी क्लास के, मान लीजिए ए के या बी के, मतलब पीसीएस ऑफिसर्स या आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, और बी ग्रेड और सी ग्रेड के ऑफिसर्स जो होते हैं, उनकी सैलरी को कम कर दिया जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, जो रिजर्व कर रखा है मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल जो कंसिडरेशन है प्रेसिडेंट के पास, वो बाद में पास होंगे जब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट ने मनी बिल पास करने के लिए, मनी बिल बेसिकली बजट या कोई भी ऐसा बिल जिसमें मनी की रिक्वायरमेंट के लिए काम हुआ हो, मनी से रिलेटेड, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। तो दोस्तों इसमें मनी बिल मान लीजिए कोई भी है तो वो प्रेसिडेंट बाद में उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तब वो पास होगा। थर्ड पॉइंट कहा गया है कि किसी भी पर्सन की जो डायरेक्शन इशू करेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सैलरीज से रिलेटेड, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, और सर्विस ऑफ द यूनियन ऑफ एनी क्लास, मतलब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कोई भी क्लास, ए बी सी डी, कोई भी क्लास के ऑफिसर के लिए ये डायरेक्शन इशू करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके हाथ में क्या कार्य है। फिर इसमें कहा जाता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो थी, एच.एन. खुंजरू कहते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो फेडरल सिस्टम और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है स्टेट की, उसको हानि पहुंचाते हैं। वास्तव में पहुंचाते हैं, ये सारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र पर आ जाती हैं। तो इनमें ये बातें कही गई हैं। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इस पे एक व्याख्या रखी गई थी कि हमने इसको क्यों इसके अंदर रखा गया है, उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पास्ड इन 1933, उसी के तर्ज पर ये हमने आर्टिकल बन रखा गया है। इसके तर्ज पर इसमें क्या है, प्रेसिडेंट पे सारी पावर आ जाती हैं, जितनी भी इकोनॉमिकली हैं और फाइनेंशियली हैं, ये सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के टाइम पर, तब ये
पास करा गया था। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार, अभी तक हमारी कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार, इस प्रेसिडेंट रूल जो वो तो बहुत बार लग चुका है, 100 टाइम्स स्टेट्स में लग चुका है, लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है मतलब आर्टिकल 360 का अभी तक यूज नहीं हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 360 का अभी तक यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो अभी तक यूज नहीं हुआ है। अब क्रिटिज्म पढ़ते हैं। देखिए क्रिटिज्म जो है वो एक व्याख्या देनी ही देनी है किसी के विरुद्ध, क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां होंगी तो कुछ बुराइयां भी होंगी, तो उसी बेस पर क्रिटिज्म दिया जाता है, व्याख्या दी जाती है। तो आपको पता है कि इससे क्या क्या खराबी हो रही है। एक तो फेडरल करेक्टर खराब हो रहा है हमारा, कि सेंटर यूनियन ज्यादा पावरफुल हो जा रहा है स्टेट से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये कहता है जो पावर है स्टेट की वो दोनों तरफ से यूनियन और यूनिट्स के पास आ जाती है यूनियन के, और कंसंट्रेटेड हो जाती है एक ही हाथों में, यूनियन एग्जीक्यूटिव। मतलब जो केंद्र के जो नुमाइंदे हैं वो जिस प्रकार से पॉलिसी, जिस प्रकार से रूल प्रिंसिपल्स बनाएंगे उस हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, प्रेसिडेंट विल बिकम अ डिक्टेटर, कि भाई प्रेसिडेंट जो चाहेंगे, प्रेसिडेंट का नाम यूज हुआ है, हाँ कुछ चीजें हैं जो प्रेसिडेंट ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स में करी हैं, उसके प्रेसिडेंट के टाइम पर चर्चा करेंगे, या फिर जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है उसमें चर्चा करेंगे, कि प्रेसिडेंट डिक्टेटर हो जाता है कि जब मर्जी चाहेगा तब फाइनेंशियल इमरजेंसी हटाएंगे, उससे पहले नहीं हटा सकते क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है। जब मर्जी चाहेगी तब स्टेट इमरजेंसी हटाएंगे क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है। तो कहा गया कि प्रेसिडेंट को इतनी पावर देने की क्या जरूरत थी जब वो नॉर्मल टाइम में वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, तो एक डिक्टेटरशिप की क्वालिटी आ जाती है क्योंकि राजा की क्वालिटी आ गई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये कहा गया कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है स्टेट की वो खत्म ही हो जाती है, वाकई में खत्म हो जाती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कुछ नहीं रहती स्टेट्स पे, बहुत कम मात्र रहती है क्योंकि यूनियन पे बहुत पावर है। कहते हैं ना कि दिल्ली की सरकार है, केंद्र में सत्ता है, तो सत्ता है केंद्र में, तो केंद्र में बहुत पावर है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म से ही हो जाते हैं, मीनिंगलेस, मतलब आर्टिकल 19 तो पूरा खत्म हो जाता है जो हमारा मेन आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 जीवित रहता है। एचवी कमांत ने ऑब्जर्व किया कि ये अकेला चैप्टर है जो मुझे लगता है जो फाउंडेशन है टोटलिटेरियन स्टेट की, पुलिस स्टेट ये अंग्रेजों का वर्ड है दिया हुआ, इसकी जगह वेलफेयर स्टेट यूज हुआ है हमारे डीपीएसपी में जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये कहते हैं कि ये जो चैप्टर है ये टोटलिटेरियन स्टेट बनाता है, पुलिस स्टेट बनाता है, मतलब कानून के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार में बैठे हैं लोग, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो अपने दबदबे से काम कराते हैं केंद्र के दिशा निर्देश पे। स्टेट कंप्लीटली अपोज टू ऑल द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल, जितने भी इथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, कानून हैं, वो सब केंद्र के हाथों में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि बहुत से मिलियन ऑफ इनोसेंट मैन एंड वुमेन के लिबर्टी और राइट्स जो हैं वो खराब होते हैं इसकी वजह से। तो ये कहते हैं आखिरी में कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो आने वाले प्रेसिडेंट्स होंगे वो इस पावर का गलत तरीके से यूज नहीं करेंगे और डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो वैल्यूज हैं उसको बनाए रखेंगे। और बहुत से पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो हैं वो ये केटी शाह भी कहते हैं, ये उसमें भी थे जो ये लोग बोल रहे हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कहते हैं कि सारी पावर, स्पेशल पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है और गवर्नमेंट पीपल के अगेंस्ट भी हो जाती है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके ले लेती है इमरजेंसी के टाइम। तो ये अच्छे आर्टिकल्स नहीं है हमारे डेमोक्रेसी के और कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमारी डेमोक्रेसी और जो वाइब्रेंट सोसाइटी उसको खराब करते हैं। केटी कृष्णमाचारी भी यही कहते हैं कि जो प्रोविजन है इसमें प्रेसिडेंट पे बहुत पावर आ जाती है, एग्जीक्यूटिव्स पे बहुत पावर आ जाती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप हो जाती है, मतलब संविधान भी है और डिक्टेटरशिप भी है। एच.एन. खुंजरू भी यही बात कहते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो पोज होती है उससे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है स्टेट की वो खत्म हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि ये सेफ्टी वॉल है और मेंटेनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन की मेंटेनेंस में हमारा साथ देगा। तो ये सब बातें होती हैं, लेकिन बी आर अम्बेडकर जी ये इमरजेंसी प्रोविजन को डिफेंड करते हुए एक बात कहते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। डिफेंड तो इन्होंने पहले करा था जो मैंने आपको बताया, ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैं मानता हूं
कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस चीज का फायदा उठाएंगे और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है और बेस है उसको खराब करेंगे। बी आर अम्बेडकर जी ने ये बात भी कही थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन तीनों बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे से कवर करे हैं। कम से कम इसकी 4-5 वीडियोस बनी हैं और बननी भी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको पेपर में इससे, और अगर जीएस बेस्ड पेपर होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं इससे, ठीक है। और इसमें जो आपके अमेंडमेंट थे वो याद रखिएगा, आर्टिकल्स थोड़े बहुत याद रखिएगा, और अप्रूवल और डिसअप्रूवल का जो प्रोविजन है उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा। 2 पार्ट हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट बात कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि एजुकेशन दूर तक जानी चाहिए। आप नहीं कर सकते तो आप खुद पढ़ाइए, जो आप पढ़ते हैं उसको खुद आगे फॉरवर्ड करिए, लोगों को बताइए कि ऐसे ऐसे हमारे संविधान में प्रोविजन है। क्योंकि दुनिया की अगर देश की सबसे अच्छी किताब है तो वो हमारा संविधान है। उसको पढ़िए, इत्मीनान से रखिए, यही हमें जीने का अधिकार देता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।